एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर लेने के लिए लोग लाइनों में लगे रहते थे और आज उसकी तरफ कोई गलती से भी नहीं देख रहा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीमार्ट की, एक ऐसी कंपनी जो हर इंडियन मिडिल क्लास के घर पहुंच गई थी। एक टाइम पर लोग डीमार्ट में अपनी जगह ढूंढ रहे थे और आज डीमार्ट खुद अपनी जगह ढूंढ रहा है। एक टाइम पर लोग डीमार्ट जाते थे क्योंकि यहाँ पर सस्ता सामान मिलता था, पर आज तो कस्टमर्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स भी इसको छोड़ रहे हैं। डीमार्ट का शेयर जो कि एक टाइम 5900 रुपीज तक पहुंच गया था, आज सिर्फ 4000 के आसपास ही झूल रहा है। ना तो इसके नए स्टोर्स खुल रहे हैं और जो पुराने हैं उनकी हालत तो बहुत ही खराब है। पर इसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये इसकी कहानी का एक टेम्पररी फेज है या इसकी कहानी तो खत्म हो चुकी है? अगर जानना है इस कहानी के पीछे पूरा सच तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपके प्यार से हम ऐसी और वीडियोस बनाएं। सब्सक्राइब कर दिया ना? तो चलो कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ी थी। आज जो डीमार्ट क्रैश कर रही है वो एक समय रिटेल मार्केट की बाप थी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और इस सब का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, हमारे गुरु श्री राधा किशन दमानी। एक ऐसे आदमी जिन्होंने स्टॉक मार्केट से ही एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 2002 की बात है जब मुंबई के पवई एरिया में पहला डीमार्ट स्टोर खुला। दमानी जी ने उस टाइम पर एक नया बिजनेस तरीका अपनाया, सस्ते प्रोडक्ट्स वो भी बेस्ट दाम में। और यही बात इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज को डीमार्ट की तरफ खींच रही थी। यहाँ पर दमानी जी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल डाला। उन्होंने होलसेल प्राइसिंग का एक फंडा अपनाया। उनके स्टोर्स में हर सामान MRP से 6 से 7% सस्ता ही मिलता था। अब एक इंडियन से पूछो, या छोड़ो आपसे ही पूछ लेते हैं, आप जब डिस्काउंट सुनते हो तो आपके दिमाग में लड्डू नहीं फूटते? बेटा मन में लड्डू फूटा। और यही रीजन था कि हर वीकेंड डीमार्ट पर भीड़ लग जाती थी। और सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं, सप्लायर्स भी डीमार्ट के दीवाने हो गए थे क्योंकि वो कभी भी पेमेंट डिले नहीं करते थे। इनफैक्ट सामान लेने से पहले ही पेमेंट क्लियर कर देते थे, जिसका सीधा मतलब था कि दमानी जी सप्लायर्स के फेवरेट बन चुके थे। इस वजह से सप्लायर्स भी डीमार्ट को प्रायोरिटी पे सामान बेचने लगे। पर दमानी जी कहाँ रुकने वाले थे? पहले स्टोर के बाद 2010 तक उनके पास 25+ स्टोर्स हो चुके थे, जो कि मोस्टली महाराष्ट्र या गुजरात में ही थे। फिर आया 2012 जब डीमार्ट ने अपना 2000 करोड़ का रेवेन्यू तक क्रॉस कर डाला, जो उसके लिए काफी खुशी की बात थी। पर उस टाइम पर बिग बाजार और मोर रिटेल जैसे कॉम्पिटिटर्स लॉस में चल रहे थे। फ्यूचर रिटेल, बिग बाजार की पेरेंट कंपनी, 2012 में 300 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट कर चुकी थी और मोर रिटेल भी ऑपरेशनल लॉसेस के साथ स्ट्रगल कर रही थी। और वहीं दमानी जी स्मार्टली स्टोर्स खोले जा रहे थे जहां पर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा हो, क्योंकि वही उनका फायदा था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अब तक तो डीमार्ट इंडियन लोग के माइंडसेट में सेट हो चुका था। फिर आया 8 मार्च 2017 जब डीमार्ट का IPO लॉन्च हुआ और तब हुआ बड़ा धमाका। IPO लॉन्च होते ही कंपनी की ग्रोथ 114% तक चली गई और कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 39,988 करोड़ तक पहुंच गया, जिसके बाद शेयर होल्डर्स की तो लॉटरी लग गई। जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट करा हुआ था उनका पैसा 3 to 4x बढ़ गया और बस इसके बाद डीमार्ट अनस्टॉपेबल हो गया, उसे कोई रोक नहीं सकता था। 2020 तक डीमार्ट के 214 स्टोर्स हो चुके थे और कंपनी का रेवेन्यू 24,870 करोड़ तक पहुंच गया था। और दमानी जी का नाम इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट बिजनेसमैन में आने लगा। दमानी का राज ऐसा चला कि अदानी और अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था। डीमार्ट की वेव ऐसे आई कि उसने कॉम्पिटिटर्स जैसे रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार को भी पीछे छोड़ दिया। पर ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए इसकी रीजंस जानते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि डीमार्ट अपने 85% प्रॉपर्टीज को खुद ओन करती है, जिससे उन्हें किसी को रेंट नहीं देना पड़ता। साथ ही वो मिडिल मैन को हटा के डायरेक्टली सप्लायर से ही सामान लेती है, जिससे कॉस्ट और प्राइसेस दोनों लो रहते हैं। साथ ही साथ डीमार्ट एडवर्टाइजिंग पर कम और कस्टमर सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करती है। इस वजह से कस्टमर सिर्फ आते नहीं हैं, डीमार्ट और दमानी से चिपक जाते हैं। इस वजह से डीमार्ट 24,870 करोड़ का रेवेन्यू और 20 से 22% प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेट कर रहा था, जबकि बिग बाजार 1100 करोड़ के लॉसेस में डूबा हुआ था। पर एक बात तो ये भी सच है, जो जितना तेज ऊपर उड़ता है उतनी ही तेजी से नीचे वापस आता है। और डीमार्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सबसे पहला झटका डीमार्ट को नए कॉम्पिटिटर्स ने दिया। जैसे ये पहले दूसरों की नींद उड़ा रहा था, वैसे ही अब बाकी सब इसकी नींद उड़ा रहे थे। रिलायंस रिटेल, टाटा बिग बास्केट, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे नए प्लेयर्स ने आके मार्केट ही हिला डाली।
क्यों हिला डाला ना। पहले लोग डीमार्ट जाते थे क्योंकि वहाँ सामान सस्ता मिलता था, पर अब तो घर बैठे ही जेप्टो और जियो मार्ट से सस्ता सामान ऑर्डर हो जाता है। और जेप्टो जैसे 10 मिनट डिलीवरी की तो बात ही क्या करें, क्योंकि अगर घर बैठे ग्रोसरीज मिल रही हैं डीमार्ट जैसे प्राइसेस पर, तो कोई डीमार्ट जाने की मेहनत क्यों ही करेगा। इनफैक्ट जेप्टो के फाउंडर आदित्य पलीचर ने तो ये भी कह दिया कि हम डीमार्ट को भी हरा देंगे। और दूसरी तरफ डीमार्ट की ग्रोथ भी स्लो हो रही थी और उसकी वैल्यूएशन अभी भी हाई थी। 2022-23 तक रेवेन्यू 40,000 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 22% से गिरकर सीधा 15% पर पहुंच गया। नए स्टोर्स भी बहुत कम खुल रहे थे। 2018-19 में जहां 21 नए स्टोर्स लॉन्च हुए थे, वहीं 2023-24 में सिर्फ 12 ही स्टोर्स ऐड हुए, जिससे देखकर इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया कि डीमार्ट की ओल्ड स्कूल स्ट्रैटेजी अब काम नहीं करेगी। उनका विश्वास अब डीमार्ट से उठने लगा था और बस फिर शेयर गिरना ही स्टार्ट हो गया। अब भी लोग डीमार्ट का फ्यूचर लेके डाउट में थे और इन्वेस्टर्स तो अपने शेयर्स निकाल ही रहे थे। फिर आया 2025, जब डीमार्ट ने थर्ड क्वार्टर में 15,565 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड करा, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 17.5% ज्यादा था। लेकिन दिक्कत तो यहाँ भी है कि नेट प्रॉफिट सिर्फ 6.5% ही बढ़ा है, जो कि पिछले सालों की ग्रोथ से तो स्लो ही है। और यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न है एबिटा मार्जिन, जो कि 8.5% से गिरकर 7% का ही लगभग हो गया है, जो कि क्लियरली जताता है कि प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल है। डीमार्ट रेडी, जो कि कंपनी का ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है, उसने FY25 के फर्स्ट 9 मंथ्स में ही 21.9% की ग्रोथ दिखाई, जिसका मतलब कि डीमार्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ऑनलाइन मार्केट में एंटर हो जाए। लेकिन यहाँ भी एक चैलेंज है, जेप्टो ब्लिंकिट ने इतना बिगाड़ दिया है मार्केट को कि लोगों को पिकअप पॉइंट से सामान लेना पसंद ही नहीं आ रहा। सबको ही घर पे डिलीवरी चाहिए बैठे बैठे, जो कि डीमार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर प्रेशर डाल रहा है। और एक सबसे बड़ी न्यूज ये भी है कि डीमार्ट के सीईओ नेविल नोरोन्ना, जो कि 2004 से कंपनी का हिस्सा हैं और डीमार्ट को इस लेवल तक लेके आए हैं, उन्होंने अनाउंस करा है कि 2026 के बाद वो अपनी पोजीशन को रिजाइन कर देंगे। ये लीडरशिप चेंज कंपनी के फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा टर्न हो सकता है। चलो इससे छोड़ो, अब दोबारा एक बार फिर इन्वेस्टर्स पर आते हैं, क्योंकि डीमार्ट का स्टॉक भी काफी वॉलेटाइल हो गया है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है और 5300 रुपीज का टारगेट प्राइस सेट करा है, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट रेटिंग के साथ 3702 रुपीज का टारगेट दिया है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि खुद इन्वेस्टर्स को ही नहीं पता कि डीमार्ट का आगे क्या होगा। मार्केट अब बदल रहा है और अगर डीमार्ट अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलेगा तो वो भी बिग बाजार की तरह सिर्फ यादों में रह जाएगा। पर डीमार्ट के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, लॉयल कस्टमर बेस है और एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन भी। बस अब ये देखना है कि नए सीईओ के अंडर डीमार्ट कैसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है। क्या वो ऑनलाइन ग्रोसरीज डिलीवरीज में जाके जेप्टो और ब्लिंकिट को टक्कर देगा या नए स्टोर एक्सपेंशन से वापस अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर डीमार्ट इन चैलेंजेस का आंसर दे पाए तो हो सकता है वो फिर से कम बैक कर ले, वरना आपको तो पता ही है कि बिजनेस की दुनिया में कभी भी कोई हमेशा के लिए किंग नहीं होता। पर आपका क्या सोचना है, क्या डीमार्ट वापस से उठेगा या हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।